जीवन तो हादसों से ही भरा होता है। कुछ न कुछ हादसे हमारे जीवन में हो ही जाते हैं और कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो जीवन को एक नई दिशा दे जाते हैं या फिर व्यक्ति की सोच ही नहीं, उसका व्यक्तित्व ही बदल जाता है। निशा की जिंदगी में भी वो लम्हा आया जब उस लम्हे ने उसकी अपनी सोच को बदला और फिर उसने अपने आप को अभी आप नहीं समझेंगे, किंतु ये तो देखिए आज उसने घर में ऐसा क्या कहा जो उसके पति और बच्चों को हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। सुबह का समय था। खन्ना जी अखबार के साथ ही सुबह की चाय भी लेते थे। ये बात निशा जानती है, जाने भी क्यों ना। उसके पति हैं, दोनों का 20 वर्षों का साथ है। निशा उठी। उसने उठते ही चाय गैस पर बनने के लिए रख दी। उसके पश्चात उसने दैनिक कार्य किए और बच्चों के नाश्ते की तैयारी में जुट गई। बच्चे अभी अलसा ही रहे थे तभी निशा खन्ना जी पास आकर बैठी और बोली, खन्ना जी, मुझे अब स्कूटी सीखनी है। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्हें पता था कि ये पूरी जिद्दी है, एक बार ठान लिया तो मानेगी नहीं, किंतु उसकी बात को इस तरह नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं। समाचार पत्र से नज़रें उठाते हुए बोले, क्या मेरे कान बज रहे हैं या जो कुछ भी मेरे कानों में पड़ा सही था? उसकी इस हरकत से निशा थोड़ी चिड़ी सी हो गई और बोली, उसके कान नहीं बज रहे। आपने ठीक ही सुना है, मैं स्कूटी चलाना सीखूंगी। आप मुझे स्कूटी ले दीजिए। खन्ना जी मन ही मन मुस्कुराए। उसके पहले के हालात को जानते हुए बोले, कभी साइकिल भी चलाई है? नहीं। आप तो जानते ही हैं, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जब तुम्हें साइकिल भी चलानी नहीं आती तो तुम स्कूटी कैसे सीख सकती हो? जैसे साइकिल को चलाने के लिए तालमेल बिठाना पड़ता है, तालमेल ठीक नहीं होगा तो कभी साइकिल इधर गिरेगी कभी उधर। उसी तरह स्कूटी चलाने में भी तालमेल की आवश्यकता है। तुम बस घर में तालमेल बनाकर चलो, तुम्हारे लिए बस यही काफ़ी है, कहकर फिर से समाचार पत्र में आंखें गड़ा ली। निशा को इस तरह खन्ना जी का इस तरह बात करना अपनी बेइज्जती लगी। उन्होंने उस पर अविश्वास जताया, ये सही नहीं था। उधर बच्चे भी अलसाए थे, किंतु मम्मी पापा की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। पहले तो वे भी चौंक गए कि मम्मी को सुबह सुबह ये कैसी सनक सवार हो गई। दोनों धीमे धीमे हंसे भी और उस वार्तालाप का नतीजा सोचकर दोनों ही फुर्ती के साथ उठे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। वरना खन्ना जी का संपूर्ण क्रोध उनके आलस्य से आरंभ होकर उनकी शिक्षा, उनका आचार विचार, उनके दोस्तों से होता हुआ उनके दैनिक क्रिया कलापों को रौंदता हुआ न जाने कहाँ जाकर रुकता। निशा रसोई में चुपचाप नाश्ता बनाने लगी। इसके लिए तो बस यही रसोई घर में खटते रहो। एक तो मेरे पापा ने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर दिया जिसको मेरी कुछ भी चिंता नहीं। अरे किसी दूसरे को भी क्या दोष देना जब अपने ने ही नहीं सोचा। पढ़ाई में कितनी होशियार थी मैं, किंतु मेरे पिता को तो अभियंता लड़का मिल गया, इसीलिए तो पढ़ा भी रहे थे कि लड़का ठीक से मिल जाए, वरना पढ़ाते भी नहीं। ठीक सा लड़का मिल जाए और उनके मिलते ही मेरे लिए क्या सोचा, स्वयं ही जवाब भी दे दिया, कुछ नहीं, बेटियां तो जैसे सीने पर बोझ हैं। जब मम्मी से कहा तो उन्होंने भी
बहला दिया। लड़का पढ़ा लिखा समझदार है, वो तुम्हारी सोच को भी समझेगा और तुम्हें आगे पढ़ने में भी सहायता करेगा। ऐसे लड़के रोज रोज नहीं मिलते। जब तो ये भी मुझे पसंद आ गए। पसंद क्या आ गए, मेरी तो अक्ल पर ही पत्थर पड़ गए थे। माँ बाप के बहकावे में आ गई, समझाने वाला कोई नहीं, ऊपर से उम्र भी कम। तब तो खुशी खुशी विवाह कर लिया। ये सभी बातें मन में सोच रही थी, किंतु प्याज काटने से आंखों में आंसू निकल रहे थे। बच्चे और पतिदेव तैयार होकर खाने की मेज पर चुपचाप बैठे थे। एक नजर उनकी तरफ देखा, तभी माँ की सीख स्मरण हो आई। घर में खाना बनाओ तो दिल से खुश होकर बनाओ, वरना बुरे विचारों के संग खाना बनाओगी तो वे ही जहर खाने में घुल जाता है। वे खाना तन को नहीं लगता। पराठे सेकते हुए अपने मन को समझाने का प्रयत्न किया, ताकि इस समय कोई बुरा विचार मन में न आए। किंतु विचार है कि आंधी तूफान की तरह बढ़े जा रहे हैं। निशा ने सबके मनपसंद का नाश्ता उनके सामने रख दिया। बच्चे उनका मुंह देख रहे थे, शायद अनुमान लगा रहे थे कि मम्मी की मनस्थिति कैसी है। खन्ना जी को शायद इतना समय भी नहीं कि कुछ सोच सके। नाश्ता करके और अपना दोपहर का खाना लेकर चले गए। बच्चे अब बड़े हो गए, कभी कॉलेज जाते कभी नहीं, घर में ही पढ़ते, किंतु अब भी उनका ध्यान रखना पड़ता है। ये विचार मन में आते ही उसके विचारों का ज्वालामुखी फिर से धड़कने लगा। इनके घर जब से आए तब से पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ रखी गई। बिना बाप के इकलौते और दो बिन ब्याही बहनों के जिम्मेदार भाई की जिम्मेदारी में निशा ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। बहनों का विवाह, अपने बच्चे, सास की बीमारी, क्या क्या नहीं किया। कभी कभी तो आईने में शक्ल भी नहीं देख पाती। अब तो दोनों नंदों का विवाह भी हो गया, बच्चे भी अपने विद्यालय जाने लगे, सास भी थोड़ी ठीक सी हो गई। अब थोड़ा समय निकालकर घर के सामान के लिए बाहर चली जाती। उस दिन भी तो वे बेटे के विद्यालय की टाई और कुछ अन्य सामानों भी लेने गई थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। निशा ने पीछे पलटकर देखा तो पहचान नहीं पाई। सामने खड़ी महिला उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों पर धूप का चश्मा, रेशमी सिल्की बाल, हाथ में महंगा पर्स किसी बड़े घर की लग रही थी। निशा को असमंजस की स्थिति में देखकर वह बोली, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं दीप्ति। दिमाग पर थोड़ा जोर डाला, तब निशा को सब समझ हुआ। इस घर गृहस्थी के फेर में कॉलेज, शिक्षा, सपने सब भूल गई थी। किंतु दीप्ति को देखते ही जैसे सब फल हो गया। उसका रहन सहन, पहनावा देखकर उसका मन गिलानी से भर गया। निशा अपने भावों को छिपाते हुए दीप्ति से बोली, तू यहाँ कैसे? तू तो कितना बदल गई। दीप्ति तो उसकी बातों से ही समझ गई कि उसे इस तरह देखकर निशा को अवश्य ही झटका लगा है। बोली, मैं तो यही पास में रहती हूँ। मैं अपने बेटे के लिए कुछ किताबें और सामान लेने आई हूँ। और बता, तू क्या कर रही है? दीप्ति बोली। निशा खिसियानी सी हंसी से बोली, क्या करना है? घर की जिम्मेदारियां ही पूर्ण नहीं होती और तू क्या कर रही है? निशा ने दीप्ति से पलटवार में प्रश्न किया। मैं तो टीचिंग कर रही हूँ, अपनी भी जिंदगी है यार।
कहकर बोली, आजा, यही नज़दीक ही मेरी कोठी है, चल दोनों आराम से बैठकर बातें करेंगे। निशा तो वैसे ही उसे देखकर हीन भावना से ग्रस्त हो गई थी। बोली, नहीं, मैं तो बहुत देर से बाहर निकली हुई हूँ, तेरे संग चली गई तो और भी देरी हो जाएगी। निशा का विवाह एक अभियंता से हो जाता है, जिस पर संपूर्ण घर की जिम्मेदारियां थी। निशा ने भी उसका हर सुख दुख में सहयोग किया, उसकी हर जिम्मेदारी को अपना मानकर चली, जिस कारण वो अपनी और अपनी इच्छाओं सपनों को भूल ही गई। किंतु उसके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसे अपने होने का एहसास हुआ और वो अपने को जानने का प्रयत्न करने लगी। ऐसा उसके साथ तब हुआ जब उसकी कक्षा की एक लड़की उसे मिली और उसे देखकर निशा को अपने आप पर गिलानी का अनुभव हुआ। उसे और अपने आप को देखकर उसे लगा कि वो क्या थी, क्या हो गई। दीप्ति निशा से कहती है, आजा, चल मेरे घर, मेरी कोठी पास ही में है। किंतु निशा अपने काम का बहाना बनाकर इनकार कर देती है। अब आगे निशा दीप्ति से विदा लेकर तेजी से घर की ओर बढ़ती है। मन ही मन सोचती है, ये वही दीप्ति है जिससे मैं बात करना भी पसंद नहीं करती थी। कॉलेज में कपड़े भी सबसे सस्ते, ना ही ओढ़ने पहनने की तमीज़, बालों में भी 1 किलो तेल भरा रहता था, वो भी सरसों का। उसकी आज की छवि को देखकर तो वह हतप्रभ रह गई। आज की तारीख में मेरी क्या हालत हो गई है। मन ही मन अपने को कोसते हुए घर पहुंची और सीधे आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने आप को देखकर बोली, मैं क्या से क्या हो गई। कुछ देर पलंग पर चुपचाप लेटी रही। अचानक उसे होश आया और बोली, जब वो अपने को इतना बदल सकती है तो मैं क्यों नहीं। अब मैं भी अपने में बदलाव लाऊंगी। मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण की और आगे भी करूंगी, किंतु अब मैं अपने आप पर भी ध्यान दूंगी। अगले दिन वह साज सज्जा की दुकान पर गई और उसके पश्चात कुछ कपड़े खरीदे। अगले दिन सुबह ही तैयार हो गई। खन्ना जी की उस पर नजर गई तो बोले, आज कहीं जा रही हो। निशा चाहती थी कि खन्ना जी उसकी प्रशंसा करते, किंतु कुछ और ही प्रश्न कर बैठे। निशा चिढ़कर बोली, क्यों, मैं ऐसे ही तैयार नहीं हो सकती, या कहीं जाऊंगी तभी तैयार होंगी। दरअसल आपको मुझे ऐसे देखने की आदत नहीं रही, किंतु अब मैं ऐसे ही रहा करूंगी। अब आपकी दोनों बहनों का विवाह भी हो गया और बच्चे भी पढ़ रहे हैं और अब आपकी आमदनी भी बढ़ी है। बच्चे भी बाहर आए तो मम्मी को देखकर आपस में देखा, किंतु शांत रहे। जब सभी अपने कार्यों में व्यस्त हो गए तो निशा भी अपना नया पर्स लेकर चल दी। सासू माँ से कह दिया, अभी आ रही हूँ। उसके इस तरह के तेवर किसी को भी समझ नहीं आ रहे थे। कई जगह धक्के कहकर आकर बैठ गई। बड़े बेटे ने पूछ ही लिया, मम्मी इतनी थकी हो, कहाँ गई थी। थकने के बावजूद भी उसने बेटे को कुछ नहीं कहा। शांत स्वर में बोली, आज मैं नौकरी ढूंढने गई थी, किंतु सभी अनुभव मांगते हैं। मेरी तो आगे पढ़ाई भी नहीं हो पाई। बेटा उसके समीप आकर बैठा और माँ का माथा दबाने लगा। उसके कोमल अंगुलियों का स्पर्श उसको सुख दे रहा था और वो किसी छोटी बच्ची की तरह सो गई।
शाम को जब उठी तो उसकी थकावट दूर हो चुकी थी और मानस पलट तीव्र गति से कार्य कर रहा था। उसने अब तक निर्णय भी ले लिया था, बस खन्ना जी को बताना बाकी था। इतना वो जानती थी कि खन्ना जी शाम को थके हारे आएंगे तो पहले उनकी पेट पूजा करनी होगी, तब उन्हें अपना निर्णय सुनाना है। इस निर्णय से खन्ना जी पर क्या असर होता है ये तो उस समय ही पता चलेगा। खाना खाकर वे टहलने लगे। सभी कार्य निपटाकर निशा भी आ गई। टहलते हुए बोली, सुनो जी, मैंने सोचा है मैं कोई अपना कार्य करूंगी। उन्होंने एक क्षण पलट कर देखा, फिर बोले, क्या काम? मैं प्रसाधन का कार्य सीखूंगी और अपनी दुकान भी खोलूंगी। घर पर ही रहकर कार्य करूंगी और घर की देखभाल भी हो जाएगी। खन्ना जी परेशान होते हुए बोले, तुम्हें इन सब की क्या आवश्यकता है? अब तक घर के कार्यों में उलझी रही, अब आराम करो। वे इस तरह निशा को ताना चाहते थे, किंतु वे तो उनके पीछे पड़ गई। बोली, अपने लिए ना जियो, मैं ना कुछ करूं, अब इस उम्र में क्या करोगी? ये कहकर तो खन्ना जी ने मुसीबत को बुला लिया। निशा बोली, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 35 की तो हूँ। मेरा विवाह शीघ्र हो गया, वरना मेरी उम्र में तो लड़कियों के विवाह हो रहे हैं। मुझे क्या बुढ़ापा आ भी गया तो आप लोगों की वजह से। कभी अपने पर ध्यान नहीं दिया और वे एक डिप्टी है, परसों मिली थी बाजार में, कैसी लगती थी। कोई भी उसे दोस्त बनाने को तैयार नहीं था और आज उसे देखो कैसी इतरा रही थी और मैं उसके सक्षम अपने को सवार और अनपढ़ महसूस कर रही थी। आखिर निशा ने क्रोध में अपने मन की भड़ास निकाल ही दी और खन्ना जी भी उसके बदले व्यवहार का राज जान चुके। वे निशा से बोले, तुम क्या किसी से कम हो? घर परिवार संभालना भी आसान कार्य नहीं। हर कोई इतने सुरुचिपूर्व ढंग से घर को नहीं संभाल पाता जैसे तुमने संभाला। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जो भी सीखना है सीखो। मैं तो तुम्हारी परेशानी सोचकर ही मना कर रहा था। यदि तुम खुश हो और कर सकती हो तो करो, खन्ना जी ने निशा को समझाते हुए कहा। निशा प्रसन्न हो गई और खन्ना जी पर अपने प्रेम की मुहर लगा दी। निशा ने भी बड़ी लगन मेहनत से कार्य सीखा और अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया। अब तो खन्ना जी का सहयोग भी मिल रहा था। अब तो किट्टी भी मैं जाने लगी। वहीं पर चर्चा थी कि जब बच्चे बड़े हो तो ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, कहीं उनकी संगत गलत तो नहीं। एक दिन मेरा बेटा देर से आया, तभी मैंने अपनी स्कूटी निकाली और वहीं पहुंच से गई। देखा तो दोस्तों के संग सड़क पर खड़ा ऐसे ही हंसी ठिठोरी कर रहा था। तभी मुझे क्रोध आया कि यह समय शिक्षा का है या इधर उधर समय बर्बाद करने का। इस बात को सुनते ही निशा को लगा अब उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उसे भी स्कूटी सीखनी चाहिए। किंतु फिर से घर में वही अवलेनह खन्ना जी ने समझाने का प्रयत्न किया। बोले, इसमें चोट लगने का भी डर है, हड्डी भी टूट सकती है। अभी तुम्हारा व्यापार भी है, घर गृहस्थी भी है, तुम्हें कुछ हो गया तो कैसे सब संभालेंगे? निशा ने तर्क दिया। जब हम रसोई घर में खाना बनाते हैं, कई बार हाथ भी जला, कई बार चाकू से अंगुली भी कटी, तब किसी ने भी नहीं कहा कि तुम ये
कार्य मत करो, तुम्हारा हाथ जल जाएगा या कट जाएगा। तब स्कूटी सीखने पर ही परेशानी क्यों? आपको हो ना हो, मुझे अपने आप पर विश्वास है। उसके तर्क से निरुत्तर होकर खन्ना जी ने निशा के लिए स्कूटी खरीद ली। 15 दिनों के अथक प्रयास से आखिरकार निशा स्कूटी सीखने में सफल रही। अब वो घर के दैनिक कार्य भी स्कूटी से ही करने लगी। अब तो सभी को उस पर विश्वास हो गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन निशा कुछ सामान लेने बाहर गई। सड़क पर बहुत ही भीड़ थी। निशा भी उसी भीड़ में शामिल थी और वे एक किनारे पर खड़ी भीड़ के हटने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल की टक्कर उसे लगी और वो अपने को संभाल नहीं पाई और सड़क के किनारे पड़ी बजरियों पर गिर गई, जिस कारण उसके सीधे हाथ की हड्डी टूट गई। 3 माह का प्लास्टर चढ़ गया। जब मैं उससे मिलने पहुंची तो हंसकर बोली, ये हड्डी स्कूटी सीखते समय नहीं टूटी, उसके पश्चात ही टूटी, वरना खन्ना जी कहते तुम नहीं सीख पाओगी। मैं उसे देखकर सोच रही थी, इस दुख में भी मुस्कुरा रही है, कैसी निराली है मेरी दोस्त।